नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, कल हमने 9th क्लास का जो पैटर्न चल रहा था, जो मैंने चौथा पाठ आपको पढ़ाया था, परमाणु की संरचना। देखिए, परमाणु की संरचना के बारे में आपको हमने पहला जो कल प्रयोग पढ़ा था वो थॉमसन का परमाणु मॉडल था। थॉमसन के परमाणु मॉडल से ये ज्ञात हो गया कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए होते हैं। हम उसने इसका उदाहरण एक क्रिसमस केक से दिया। जिस तरह से क्रिसमस केक में सूखे मेवे, जिनको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, धसे हुए होते हैं, उसने कटे हुए तरबूज में जिस तरह से बीज जड़े हुए होते हैं, उस तरह के उसने उदाहरण दिया। तो उसने इसको फिर प्लम पुडिंग भी कहा था। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल से ये ज्ञात हो गया कि परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना, इनकी संख्या, इनका जो टोटल द्रव्यमान है वो समान होता है। इस कारण से परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। ये चीज हमने इसके बारे में पढ़ी है। तो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए हमारे पास जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था ये था कि परमाणु का अधिकांश भाग धनावेशित होता है। उसकी त्रिज्या भी लगभग उसने तय की थी, जो 10⁻⁻15 मीटर कोटि की थी, लेकिन हमारे सिलेबस में इसको दिखा नहीं रखा। उसने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस तरह से धसे हुए होते हैं जिस तरह से तरबूज में बीज या क्रिसमस केक में सूखे मेवे। इसको उसने प्लम पुडिंग भी कहा। और लास्ट में ये चीज देखी गई कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो वैद्युतीय द्रव्यमान है वो लगभग समान होता है, अर्थात परमाणु वैद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन। ठीक है, ये चीज क्लियर थी। अब परंतु इस परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। उन परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए अब कौन आ रहा है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का हम अल्फा कणों का प्रकीर्णन पढ़ेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड क्या कहता है, देखिए एक बार इसके बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। मैं सीधा ही लिख रहा हूं, एक बार उसको बाद में लिखेंगे। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल या अल्फा कणों का प्रकीर्णन या स्वर्णपत्री का प्रयोग, कुछ भी लिख दो तीनों चारों में से। रदरफोर्ड का स्वर्णपत्री का प्रयोग लिख सकते हो, रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन आप लिख सकते हो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, आप जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखिए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है भाई? ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखिए। पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ते हैं। रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड का जन्म 1871 में हुआ था और इसकी मृत्यु जो है 1937 में हुई थी। देखिए, इसका जन्म 30 अगस्त 1871 स्प्रिंग के गोवा में हुआ। रदरफोर्ड की अगर हम बायोटोग्राफी की बात करें तो इसका जन्म जो है 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग गोवा में हुआ था। उनको नाभ के आवेश का या नाभ की भौतिकी का जनक माना जाता है। नाभ की भौतिकी का जनक इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने स्वर्णपत्री का प्रयोग से स्पष्ट कर दिया कि परमाणु की संरचना अंततः होती कैसी है। और देखिए, और इसने बहुत सारे प्रयोग किए थे। तो 1908 में इसको फिर बाद में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये तो इसकी बायोटोग्राफी थी बेसिक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। दोबारा सुन लीजिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म जो है 1871 में गोवा में हुआ था। और देखिए, इसने नाभ के क्षेत्र में इतने सारे क्रियाकलाप किए थे। हमारे सिलेबस में खैर इसका एक ही प्रयोग है, स्वर्णपत्र प्रयोग। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है उसको नाभ की भौतिकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे प्रयोग दिए थे, ऐसे क्रियाकलाप इसने किए थे जिससे कि इसको नाभ की भौतिकी का जनक माना जाता है। इसके बाद इसने और बहुत सारे प्रयोग किए। फिर 1908 में इसको नाभ के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया और अंत में 1937 में इसकी मृत्यु हो गई। तो हम पढ़ रहे हैं परमाणु की संरचना के बारे में, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है यह जानने का इच्छुक था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस तरह से रहते हैं, यानी इनकी व्यवस्था क्या है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानने का इच्छुक था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित रहते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया कि उसने तेज अल्फा कणों की बौछार, अल्फा कणों की बमबारी की। अब वो बमबारी करने से पहले उसने एक बात आपको याद रखनी है कि सोने की इसने एक बहुत पतली और बारीक पन्नी ली। तो सोने की पन्नी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सोने की पन्नी का आकार कितना था। उसके बारे में यूं कहा जाता है कि उसने इतनी पतली झिल्ली थी कि जैसे 1000 परमाणु अगर हम लें तो 1000 परमाणु का जितना आकार होगा उतनी इसकी मोटाई थी, यानी बारीक। समझ लो बात को। तो देखिए, अब इसके बारे में पढ़ते हैं अपने रदरफोर्ड। आपको याद रखना है,
अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा उसके साथियों ने, उसके 11 साथी थे, बहुत से इसके कोई दोस्त बताता नहीं, आपको याद रखना है। अल्फा कणों का, रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रयोग क्या है? रदरफोर्ड तथा उसके साथियों ने अपने परमाणु के मॉडल को समझाने के लिए, आपको यही बात लिखनी, बहुत सारा लंबा दे रखा है उसमें, नहीं पढ़ना आपको, इतना मैं क्या बता रहा हूँ याद रखना है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा उसके साथियों ने परमाणु के मॉडल को समझाने के लिए अपना प्रयोग किया, जिसे रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रयोग या परमाणु मॉडल कहा जाता है। उसने क्या काम किया? एक बहुत बारीक पतली सोने की झिल्ली, आप इसको पन्नी कह सकते हो, झिल्ली कह सकते हो, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं इसको, ये आकार है, ठीक है। उसने क्या काम किया? इन पर अल्फा कणों की ये सारे के सारे अल्फा कण हैं। देखिए अल्फा शब्द इसको ऐसे बनाते हैं, बहुत से लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और ये ऐसे भी होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये अल्फा शब्द समझ रहे हो? तो क्या हुआ? रदरफोर्ड तथा उसके साथियों ने परमाणु के मॉडल को समझाने के लिए प्रयोग किया। उसने क्या काम किया? अपने प्रयोग में बहुत पतली बारीक सोने की पन्नी या झिल्ली ली, वो इतनी मोटी थी, उसका आकार इतना मोटा था जैसे 1000 परमाणुओं को आपस में जोड़ करके एक परत के रूप में फैला दिया गया। उसने क्या काम किया? एक सोने की पतली पन्नी या झिल्ली ली, उस पर तेज गति के अल्फा कणों की बौछार की, बमबारी की, तो देखा कि अधिकांश अल्फा कण इस पन्नी से सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण इस सीधे निकल जाते हैं। लगभग 12,000 अल्फा कणों में से एक कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होता है, ठीक है। लगभग 12,000 कणों में से एक या दो अल्फा कण 180 के डिग्री के कोण पर। अब तक देख लो, उसमें केवल एक या दो अल्फा कण ही इस नाभिक से टकराते हैं। उसने क्या काम किया? एक बार दोबारा सुन लो ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन। रदरफोर्ड तथा उसके साथियों ने परमाणु मॉडल को समझाने के लिए अपने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में उसने एक पन्नी, सोने की पतली झिल्ली या पन्नी ली, उस पर परमाणु के नाभिक को व्यवस्थित किया और उस पर अल्फा कणों की बौछार की, बमबारी की, तो देखा कि अधिकांश अल्फा कण नाभिक में से सीधे निकल जाते हैं, परमाणु के नाभिक से सीधे गुजर जाते हैं। लगभग 20,000 या 12,000 अल्फा कणों में से एक के दो अल्फा कण 190, 180 डिग्री या 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होते हैं, जिससे इसने निम्न निष्कर्ष निकाले। अब वो निष्कर्ष क्या? निष्कर्ष देख लीजिए। पहला निष्कर्ष क्या है? जब तुम देख रहे हो कि परमाणु के नाभिक से अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर जाते हैं, बिना टकराए सीधे गुजर जाते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। भाई देखिए, अगर इससे टकरा कौन सा रहा है? जो नाभिक के धनावेश, नाभिक का जो उस एक नाभिक की छोटी त्रिज्या है, एक नाभिक का छोटा आकार है, उससे टकरा करके विक्षेपित हो रहा, वरना तुम देख रहे हो सीधे गुजरते जा रहे। इससे इसने क्या निष्कर्ष निकाले? उससे इससे निष्कर्ष निकाले कि अधिकांश अल्फा कण जो है ना, नाभिक से सीधे गुजर जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला। और आगे देखिए क्या कह रहा है हमसे, और देखिए ये बात आपको याद रखनी, लगभग कुछ अल्फा कण, जो लगभग 12,000 अल्फा कणों में से कुछ अल्फा कण ही 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होते हैं। इसका मतलब जो नाभिक के धनावेश से टकराया होगा वही कोण विक्षेपित हुआ होगा, वही कोण विक्षेपित हुआ होगा। इसके बाद जो है, जो परमाणु का जो केंद्र है अल्फा कण, उससे टकरा वही 120 या 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होगा।
तीसरी बात क्या थी, उसने परमाणु के आकार के बारे में ये किया कि इसका जो आकार है वो भी लगभग 10 की घात -15 मीटर कोटि के लगभग बराबर। और क्या था, फिर उसने देखा कि बहुत से अल्फा कणों में से कुछ अल्फा कण ही अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, अर्थात टकराकर मुड़ जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। तीसरा उसने क्या निष्कर्ष निकाला बहुत कम अल्फा कण जो थे वो 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए थे। इससे यह स्पष्ट होता था कि जो अल्फा कण नाभिक के धनाभिक से टकराया होगा वही विक्षेपित हुआ होगा, वरना जो खाली भाग से गुजरा होगा वो उससे टकरा करके विक्षेपित नहीं, वो सीधा इससे गुजर जाता है, सीधा गुजर जाता है। और क्या था, और उसने क्या बताया कि परमाणु का केंद्र एक धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। क्या कहा उसने, परमाणु का जो केंद्र है वो एक धनावेशित भाग है जिसे नाभिक कहा जाता है। अगला निष्कर्ष क्या था कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, साथ ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुल का कक्षा में चक्कर लगा। चौथी बात उसने क्या बताई, कहा कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में कम होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में कम होता है। तुम देख सकते हो, अगर मैं इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर परमाणु के रूप में देखूं तो इसका आकार लगभग इससे बहुत छोटा और कम होता है। और अगला उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन जो धनावेशित कण है, इस बात को आप पहले से ही पढ़ चुके हो कि ये जो है दोनों, इनका आकार द्रव्यमान में बराबर था, इस कारण से वैद्युत रूप से कैसे होता था, उदासीन। इस बात को हमने पढ़ लिया। तो ये बात आपको समझ में आई, एक बार दोबारा सुन लो, मैं आपको शॉर्टली और क्विक बता रहा हूँ, इन चीजों से आपको बिल्कुल याद रखना है। देखिए रदरफोर्ड ने ना जब ये प्रयोग किया था तो ये इस तरह से अविश्वसनीय था। कैसे अविश्वसनीय था कि जिस तरह आप क्या काम करो, एक 15 इंच के गोले को, 15 इंच के तोप के गोले को किसी टिश्यू पेपर यानी कागज के टुकड़े पर दाग और वो कागज से टकराकर आपको ही घायल कर दे, इस तरह अविश्वसनीय सकती है। उसने कहा कि ये प्रयोग मेरे लिए इतना अविश्वसनीय था कि जिस तरह क्या किया जाए, एक 15 इंच के तोप के गोले को किसी टिश्यू यानी कागज के टुकड़े पर, टिश्यू पेपर पर दागा जाए और वो कागज से टकरा करके वो जो फोड़ने वाला है, दागने वाला है गोले को, वो उसी को घायल कर दे। ऐसा होता है क्या कि कागज से टकराकर कोई तोप का गोला उस इंसान को टकरा दे? ठीक है, तो देखिए इसके बारे में आप दोबारा से सुन लीजिए और ये बात आपको फिर नोटिस करके पढ़नी। मैं आपको ये बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि आप इसको ध्यान से समझिए कि आखिरकार इसका है क्या, अंत क्या, इसका मतलब क्या है। समझ रहे हो बात को? तो ये बात आपको समझनी है। देखो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, इसकी सुनिए, बता देता हूँ, दोबारा सुन लीजिए। हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आपको याद रखना है रदरफोर्ड तथा उसके साथियों ने परमाणु की संरचना को बतलाने के लिए एक प्रयोग किया जिसे रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। ठीक है, रदरफोर्ड तथा उसके साथियों ने अपने प्रयोग में एक पतली सोने की पन्नी ली। वो इतने आकार की थी, इतनी पतली आकार उसका था कि जैसे हम 100 परमाणुओं को एक चादर के रूप में बिछा दें। ठीक है, उसने सोने की झिल्ली या पन्नी ली, उस पर परमाणु के नाभिक को जमा दिया और उस पर तेज गति से आने वाले अल्फा कणों की बौछार की। तो देखा, क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कण उस नाभिक में से सीधे गुजर गए। बहुत कम यानी लगभग 20,000 में से 1-2 अल्फा कण ही नाभिक से टकराकर विक्षेपित होते हैं, जिनका कोण लगभग 180 डिग्री या 120 डिग्री। ठीक है, तीसरी बात क्या थी कि जब अल्फा कण उस परमाणु के नाभिक से टकराते थे, वही अल्फा कण वापस विक्षेपित होते थे, उससे बिना टकराए वाले भाग सीधे निकल जाते थे, सीधे गुजर जाते। ठीक है, और तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल जाते। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। जब क्या हुआ, रदरफोर्ड तो उसके साथियों ने पतली की सोनी झिल्ली पर परमाणु के नाभिक को जमाकर अल्फा कणों की बौछार की, तो देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। कुछ 1 या 2 अल्फा कण 120 या 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होते हैं। ये वही अल्फा कण है जो नाभिक के केंद्र से टकराता है, जिसमें इसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। तीसरी बात क्या है
कि जब अल्फा कण किसी नाभिक से टकराते हैं वही विक्षेपित होते हैं। लगभग 20,000 अल्फा कणों में से 1-2 अल्फा कण कौन सा विक्षेपित हुआ था? जो उसके केंद्र से टकरा। ठीक है। फिर रदरफोर्ड ने क्या कहा, ये प्रयोग मेरे लिए उतना ही अविश्वसनीय था जितना कि आप अगर क्या काम करो, एक 15 इंच के ट्यूब के गोले को किसी कागज के टुकड़े पर दागो और वो उससे टकराकर आपको ही घायल कर, इतना। ठीक है, ये बात क्लियर। अब देखिए इसके लिए आप क्या होते क्रियाकलाप कर सकते हो। क्रियाकलाप हमारे सिलेबस में दे रखा है, उसकी हमें कुछ खास जरूरत नहीं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इस प्रयोग के आधार पर जो इसने प्रयोग किया था, इस प्रयोग के आधार पर उसने निम्न निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष क्या वो सुन लीजिए। पहला निष्कर्ष है परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली है, खोखला है। क्यों? उससे स्पष्ट हो रहा था कि जब बहुत सारे अल्फा कण परमाणु के भीतर से गुजर रहे थे, यानी खाली बिना मुड़े सीधे निकल रहे थे, तो इसका मतलब उसका अधिकांश भाग खोखला होता है। नाभिक का जो केंद्र है उसको छोड़ करके परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान खाली और खोखला होता है। दूसरा क्या है? दूसरा है बहुत कम अपने मार्ग से विक्षेपित होते, यानी बहुत कम अल्फा कण ही अपने मार्ग से विक्षेपित होते। वो कौन से होते थे? जो परमाणु के केंद्र से टकरा। ठीक है। तीसरा क्या है? बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री या 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होते थे, वही विक्षेपित होते थे जो उसके परमाणु के केंद्र से टकरा। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये हो गया। अब इसके देखिए इन आंकड़ों के आधार पर उसने फिर और निष्कर्ष निकाले हैं। उसने निष्कर्ष निकाला है कि परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻15 मीटर कोटि का इसका एक गोला होता है। अगर हम उसके केंद्र की त्रिज्या की बात करें तो 10⁵ गुना छोटी होती है। ठीक है। दूसरी क्या है? परमाणु का केंद्र धनाभिषिक्त होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का जो केंद्र है ये धनाभिषिक्त होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। तीसरी बात क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की गति थी, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। तीसरी बात क्या थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब वर्तुल उसमें चक्कर लगाते हैं तो इसकी तुलना में इनका आकार यानी नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। ठीक है।